हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइव लर्न पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं सीईटी 2024 का बैच लेके। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर 50 क्वेश्चन करने वाले सीईटी 2024 का बैच लेके आए हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीईटी के अंदर आप अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो इसके जो भी मैं पर्सन करा रहा हूँ इन पर्सनों में ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पेपर छपेगा। तो आपको ये पर्सन देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे पर्सन बताऊँगा और आपको कमेंट के अंदर आंसर बताना है, और मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर आंसर आपके देख के यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा और मैं अपने अनुसार भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर आता है लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके पास सर्वाधिक पड़ता है। तो आप कमेंट के अंदर इसका आंसर लिख दीजिए। तो आपका आंसर आ गया होगा। तो आपका आंसर आ गया कि हाँ, जो भी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। अगर जो भी कमेंट में आंसर बी दे रहे हैं उसका आंसर सही है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अजमेर से है। तो आपको ये याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो आप अपने जो जवाब है कमेंट में आंसर कर दीजिए। हाँ, जो भी बच्चे कमेंट में ए लिख रहे हैं उनका आंसर सही है। जो बच्चे कमेंट में आंसर 910 लिख रहे हैं लिंगानुपात राजस्थान का, तो वो सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो क्या है, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किसके जिले में है? मतलब जो अनुसूचित जनजाति है उनका सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो आपको इसका सर्वाधिक प्रतिशत बताना है कि अनुसूचित जनजाति किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत में रहती है। हाँ, या तो आप कर दो यहाँ पे सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप कमेंट के अंदर आंसर लिख दीजिए। जिस भी बच्चे का आंसर यहाँ पे सी मतलब जो बांसवाड़ा है वो, अगर आप कमेंट में दे रहे हो तो आपका आंसर सही है। जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं वो यहाँ पे सही है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान वाला जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बारे में आपको बताना है। कमेंट के अंदर आंसर कर दो। 1192 ईस्वी, या 1211, 1191 या 1194। हाँ, तो जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर कर रहा है 1191 ईस्वी, तो उस बच्चे का आंसर यहाँ पे सही है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको क्या करना है, ये याद रखना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो है मेवाती बोली से संबंध जिला है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेवाती बोली है उससे संबंध जिला कौन सा है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमारे आंसर है जयपुर, सीकर, मतलब अलवर और कोटा। इसके अंदर अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी बच्चा बी आंसर कर रहा है उस बच्चे का ये आंसर सही नहीं है। जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर कर रहा है, मतलब सी आंसर अलवर कर रहा है, उस बच्चे का आंसर यहाँ पे ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पे सी आंसर कर रहा है अलवर मेवाती बोली कहाँ से बोली जाती है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अलवर जिले से ये बोली जाती है। ओके। इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो है राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार मिला। तो आपको यहाँ पे बताना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार कहाँ से मिला है। यहाँ पे ऑप्शन है माई मेहराव, सादेवाला, गोटारू या कमली ताल। तो आपको यहाँ पे बताना है राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार मिला। हाँ, तो जो भी बच्चे यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं सादे वाला, वो यहाँ पे सही है। जो भी यहाँ पे सादे वाला कर रहा है राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार सादे वाले में मिला, तो वो सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके आगे जो प्रश्न है वो है चापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो चापी सिंचाई है वो परियोजना किस जिले में स्थित है। तो आपको यहाँ पे झालावाड़, कोटा, बूंदी और अजमेर ऑप्शन दे रखा है। तो आप इन ऑप्शन के अनुसार अपने आंसर कमेंट में कर दो। हाँ, जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है, मतलब झालावाड़ आंसर दे रहा है, उस बच्चे का यहाँ पे परसेंट ठीक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, साफी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंध है। तो आपको यहाँ पे झालावाड़ कर देना है, झालावाड़ में ये स्थित है।
अब इसके बाद में जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है, मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच चलती है? तो आपको कमेंट के अंदर आंसर करना है दिल्ली जोधपुर, जयपुर जोधपुर, जोधपुर अहमदाबाद, जयपुर दिल्ली। तो आपको मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच चलती है ये आपको बताना है। हाँ, यहाँ पे जो भी बच्चा ए आंसर दे रहा है दिल्ली जोधपुर, तो वो आपका आंसर ठीक हो जाता है। दिल्ली जोधपुर के अंदर वो जो मंडोर एक्सप्रेस है वो दिल्ली और जोधपुर नगरों से चलती है। तो इन दोनों नगरों का आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है, जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है? तो जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है ये आपको कमेंट के आंसर कर देना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, नीम का ताना है, बेराट है, चांबल लेक है, मोहनगढ़ है। तो आपको जयपुर जोधपुर रेल की बेसिन का होकर जो गुजरती है उसका नाम बताना है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे सी आंसर दे रहा है सांबर लेक, वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। मतलब जयपुर जोधपुर जो जेल है वो सांबर लेक बेसिन से होकर गुजरती है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन के लिए, जो कि है, राजस्थान को दो समवर्षा रेखा है भागों में बांटने वाली, मतलब राजस्थान को दो समवर्षा भागों में बांटने वाली रेखा कितनी सेंटीमीटर की है? तो वो आपको बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो दो राजस्थान में जो है ना राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, तो वो आपको बता देना है। इसका जो आंसर है वो है 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को जो समवर्षा रेखाओं में बांटने वाली रेखा कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो आपको ये याद रखना है। जो भी बच्चा भी आंसर कर रहा है उसका आंसर ये ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रश्न आता है, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, तो राजस्थान में जो सफ़ेद सीमेंट है उसका कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो वो आपको बताना है। इसके अंदर जो कमेंट के मतलब इसके अंदर ए है सवाई माधोपुर में, बी है गोटर में, सी है चित्तौड़गढ़ में, और डी है फुलेरा में। तो आपको यहाँ पे कमेंट में आंसर कर देना है। जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है गोटन में, वो आंसर यहाँ पे ठीक हो जाता है। मतलब राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो गोटन में। तो वो भी आपका आंसर ठीक हो जाता है। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, तो वो प्रश्न आता है, ओहोबा क्या है? ओहोबा के बारे में आपको बताना है कि ओहोबा क्या है। पौधा है, रोग है, फल है या सब्जी है? आपको यहाँ पे बताना है कि यह पौधा है, रोग है, फल है या सब्जी है। कमेंट के अंदर आंसर कर दो जल्दी से जल्दी। हाँ, जो भी बच्चा ए आंसर दे रहा है, मतलब पौधा दे रहा है, वो यहाँ पे सही हो जाता है। ओहोबा क्या है? पौधा है। तो आपका पौधा सही हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है सिंगरौली परियोजना। सिंगरौली परियोजना है, तापीय विद्युत है, जल विद्युत है, आणविक विद्युत है या कोई नहीं? यहाँ पे आपको कमेंट में आंसर कर देना है ए, बी या सी या डी। जो भी सिंगरौली परियोजना के अंदर ए आंसर दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब सिंगरौली परियोजना है वो तापीय विद्युत परियोजना है। तो आपको यहाँ पे जो भी ए आंसर दे रहा है वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे वो प्रश्न के लिए, जो कि है, राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई? आपको यहाँ पे आंसर देना है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई? 1992, 1986, 87, 1980 से 81, कोई नहीं। इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा जो कि आपको देना है? हाँ, जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है, मतलब जो भी बच्चा यहाँ पे 1980 से 81 आंसर दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना 1980 से 81 वर्ष में शुरू की गई। तो यहाँ पे ये 1981 से 1980 से 81 सही हो जाता है। जो भी बच्चा सी दे रहा है वो उसका आंसर सही है। अब इसके अंदर राजस्थान में जिलों की संख्या है। अब आपको बताना है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, जो कि पहले 33 हुआ करती थी, तो अब कितनी है? तो वो आपको बता देना है। मतलब इसके अंदर है 30, 32, 50 और 31। आपको यहाँ पर आंसर देना है कि कितने जिलों की संख्या है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे सी आंसर दे रहा है 50, वो करेक्ट हो जाता है। मतलब राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो 50 कर दी गई है।
आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में 50 जिलों की संख्या कर दी गई है। अब इसके अंदर जो अपना अगला क्वेश्चन आता है वह कौन सा कारण हुड्डा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी था। जो हुड्डा सम्मेलन था वो कौन सा कारण था वो आपको बताना है। यहाँ पे है मराठा आक्रमण, यहाँ पिंडोरी आक्रमण, सामाजिक सुधार और मुस्लिम आक्रमण। आपको आंसर बताना है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है मतलब मराठा आक्रमण, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे हुड्डा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी मराठा आक्रमण था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली थी। जो 10वीं से 15वीं शताब्दी थी उस समय राजस्थान में प्रचलित चित्रकला कौन सी थी, जो कि मैं शाम को जब 7 बजे क्लास लेके आता हूँ तब उसके अंदर कल मैंने शैलियाँ कराई थी, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट शैलियाँ थी, वही शैलियाँ यहाँ पे पूछी गई है। आपको 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला बतानी है। हाँ, जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है अजंता, वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। हाँ, यहाँ पे जो सी आंसर दे रहा है अजंता, वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। मतलब 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में अजंता जो चित्रकला थी वो प्रचलित थी। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है सौर ऊर्जा के उपयोग में प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो आपको यहाँ पे बताना है आंसर में कि उसके अंदर कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है सौर ऊर्जा के अंदर। यहाँ पे 50,000 टन होगा, 55,000 टन होगा, 55,000 टन होगा या आप कोई नहीं। इसके अंदर आपका कोई भी आंसर हो सकता है, तो आपको यहाँ पे आंसर बता देना है। मतलब सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहा है कोई नहीं, वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि 50,000 भी नहीं है, 55,000 भी नहीं है, 55,000 भी टन नहीं है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर जो हमारा आगे वाला क्वेश्चन आता है वो राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है, जो कि हमने कल 7:30 बजे अनुसंधान केंद्र किए थे, उस क्वेश्चनों के आधार पर यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान में केंद्र की सहायता में भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र फतेहपुर, सूरतगढ़, अंबिकानगर, टोंक या जोधपुर। तो आपको बताना है कि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है स्थित है। जो भी बच्चा यहाँ पे जोधपुर डी आंसर दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है, तो आपको ये आंसर याद रखना है। अभी इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पाद की मिल स्थापित की गई। राजस्थान की जो प्रथम चीनी उत्पादन की मिल है वो कहाँ पे स्थापित की गई, तो वो आपको यहाँ पे कमेंट के अंदर आंसर करना है। आपको बताना है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन की मिल कहाँ पे स्थापित की गई। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है केसुराय पाटन, श्रीनगर, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर, कोटा। तो आपको कमेंट के अंदर आंसर करना है। आपको बताना है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से जो मिल स्थापित की गई है वो कहाँ पे स्थापित की गई है। तो इसके अंदर जो भी बच्चे सी आंसर दे रहा है भोपाल सागर, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल भोपाल सागर में स्थापित की गई थी, तो वो आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान में खनिजों से राज्य को कितने प्रतिशत आय होती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में जो है खनिजों से राज्य को कितने प्रतिशत आय होती है। तो आपको बताना है 52, 40, 11 और 20। तो आपको ए, बी या सी और डी में से अपना आंसर बताना है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहा है मतलब राजस्थान में खनिजों से राज्य को कितने प्रतिशत आय की प्राप्ति होती है, तो वो 20 हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको आता नहीं है तो आपको ये याद रखना है। जो भी बच्चा डी आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में स्थित का नाम मतलब राजस्थान में जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है उस स्थित जो पक्षी उस उद्यान है उसका नाम बताना है आपको। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है। केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है या दर्रा है। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान बताना है, तो आपको बताना है। हाँ, जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वो करेक्ट हो जाता है।
जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो वो यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे है। कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे है आपको यहाँ पे बताना है। कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे है? खोज से है, रोजगार से है, रोग उन्मूलन से है, कोई नहीं से है। आपको बताना है कि जो कमांड क्षेत्र कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है। हाँ, जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है, मतलब रोजगार आंसर दे रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब इसका आंसर जो है रोजगार है। कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध रोजगार से है। जो भी बच्चा बी आंसर दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है। तो आपको बताना है कि राज्य में जो राज्य राजस्थान है उसके अंदर सबसे बड़ी खान कौन सी है। जावर है, दरीबा है, आंधी है, या चांदमारी है। ये मैं बता दूं कि आपके अंदर सीईटी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है जावर, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो जावर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ए आंसर देने वाले बच्चों के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डोलामारू दुल्ला के रचयिता है। जो डोलामारू दुल्ला था उसके रचयिता कौन है? कवि कल्लोल है, मोहननाथ नैरेसी है, बांकीदास है, या सारंगधर है। सारंगधर। तो आपको बताना है कि ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। हाँ, तो जो भी बच्चा यहाँ पे जो ए आंसर दे रहा है कवि कलोल, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब डोलामारू दुल्ला के रचयिता कौन है, तो वो यहाँ पे कवि कलोल हो जाते हैं। कवि कलोल डोलामारू दुल्ला के रचयिता है। जो भी बच्चा ए आंसर दे रहा है उसका आंसर ये करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कौन सा राज्य या रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था। तो आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य या राज्य सम्मिलित कौन सा राज्य या रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था, वो आपको बताना है। ए शाहपुरा होगा, बी किशनगढ़ होगा, सी अजमेर होगा, या डी करौली होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य या रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था। जो भी बच्चा डी आंसर दे रहा है मतलब करौली, वो यहाँ पे सही हो जाता है। जो भी यहाँ पे बच्चा डी आंसर दे रहा है करौली, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उस बच्चे का ये आंसर सही है। मतलब जो भी कौन सा राज्य या रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था, तो वो करौली हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस मिलती है। जो जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस कहाँ पे मिलती है? गोटारू में मिलती है, अजारी में मिलती है, मनिहारी टिब्बा में मिलती है, कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस कहाँ पे मिलती है। तो हाँ, जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है मनिहारी टिब्बा, तो वो उसका आंसर ये करेक्ट हो जाता है। मतलब जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस मनिहारी टिब्बा में मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बालसमंद झील किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि बालसमंद झील किस जिले में स्थित है। जो बालसमंद झील है वो कहाँ पे स्थित है, वो आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है। यहाँ पे है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो आपको बालसमंद झील किस जिले में स्थित है ये बताना है। जो भी बच्चा यहाँ पे जोधपुर आंसर दे रहा है, मतलब जो भी बच्चा यहाँ पे जोधपुर आंसर दे रहा है बालसमंद झील किस जिले में स्थित है, तो वो जोधपुर हो जाता है। जो भी यहाँ पे जोधपुर आंसर दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब बालसमंद झील है वो जोधपुर जिले में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विमल बसाई का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि विमल बसाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आबू में स्थित है, या पाली में स्थित है, भीनमाल में स्थित है, या आवर में स्थित है। तो आपको ए बी सी डी में से आपको आंसर बताना है। कमेंट में जल्दी से टाइप कर दो। जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है, मतलब आबू आंसर दे रहा है, उस बच्चे का यहाँ पे आबू आंसर विमल बसाई का मंदिर आबू में स्थित है, वो करेक्ट हो जाता है।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी नदी के समुद्र में नहीं गिरती है। गंगा नदी नहीं गिरती है, या यमुना नदी, नर्मदा, या गोदावरी। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी यहाँ पे समुद्र में नहीं गिरती है। तो यहाँ पे जो यमुना नदी है, जो भी बच्चा बी आंसर दे रहा है उस बच्चे का आंसर सही है। मतलब जो भी बच्चा बी आंसर दे रहा है यमुना नदी समुद्र में नहीं गिरती है, उस बच्चे का आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। आपको बताना है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। आपको बताना है अफीम है, मक्का है, कपास है, बाजरा है। ए है, बी है, सी है, या डी है। तो आपको कमेंट के अंदर आंसर बताना है कि राजस्थान में कौन सी रबी की फसल है। प्रमुख रबी की फसल आपको बताना है। यहाँ पे अफीम, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ए, वो सही हो जाता है। मतलब जो भी बच्चे यहाँ पे ए आंसर दे रहे हैं कि राजस्थान में प्रमुख रबी की फसल अफीम है, वो करेक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रमुख कौन सी है, अफीम हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं, जो कि है बार फाकर किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो थार फाकर था वो किससे संबंधित था। आपको बताना है विज्ञान से था, पशु नस्ल से था, उद्योग से था, या रोजगार से था। उद्योग से था, पशु नस्ल, विज्ञान। आपको बताना है कि ये किससे संबंधित था तार पाकर। जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है, मतलब जो भी यहाँ पर बी नस्ल दे रहा है, मतलब पशु नस्ल दे रहा है, उसका आंसर करेक्ट हो जाता है। मतलब तार पाकर था वो पशु नस्ल से संबंधित था, तो आपका आंसर पशु नस्ल करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है उदयपुर के संयुक्त होने की दिनांक कौन सी है। जो उदयपुर था वो कब वो संयुक्त हुआ था, तो आपको वो दिनांक बतानी है। ए 25 मार्च 1948 में हुआ था, बी 15 मई 1949 को हुआ था, सी 18 अप्रैल 1949 को हुआ था, या डी 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। उदयपुर कब संयुक्त हुआ था उस राजस्थान में, तो वो दिनांक बतानी है। जो भी बच्चा यहाँ पे डी आंसर दे रहा है, 18 अप्रैल 1948, तो वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मतलब उदयपुर के संयुक्त होने की दिनांक कौन सी है, 18 अप्रैल 1948। जो भी बच्चा यहाँ पे डी आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 1991 में राजस्थान में कुल श्रम शक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या में प्रतिशत है। तो आपको क्या बताना है कि सन 1991 में राजस्थान में कुल श्रम शक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या में प्रतिशत है। तो आपको बताना है 39 है, 36.6 है, 40 है, या 45 है। आपको बताना है कि राजस्थान में कुल श्रम शक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या में प्रतिशत बताना है कि कितना है। जो श्रम शक्ति है उसका अनुपात बताना है। जो भी बच्चे यहाँ पे बी आंसर दे रहा है 36.6, वो करेक्ट हो जाता है। मतलब सन 1991 में राजस्थान में कुल श्रम शक्ति का कितना था, 36.6% था। ओके, तो आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सर्वाधिक बकरियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है। नागौर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है। आपको बताना है कि सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है। जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है बाड़मेर, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जो भी बच्चा यहाँ पे बाड़मेर करेक्ट, मतलब जो भी बाड़मेर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। सर्वाधिक बकरियाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो वो बाड़मेर जिले में हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कृषि से राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती है। जो कृषि है उससे राजस्थान में कितने प्रतिशत की आय होती है। तो कृषि से राजस्थान में कितने प्रतिशत की आय होती है आपको बताना है। 11 होती है, 40 होती है, 52 होती है, या कोई नहीं। आपको यहाँ पे आंसर दे देना कि कृषि से राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती है। जो भी बच्चा यहाँ पे 40 दे रहा है, बी आंसर दे रहा है, वो करेक्ट हो जाता है कि राजस्थान में 40% आय होती है। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान में तांबा मिलता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि राजस्थान में तांबा कहाँ पे मिलता है। राजस्थान में तांबा कहाँ पे मिलता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ब्यावर में मिलता है, केतड़ी में मिलता है, नाथतारा की पाल में मिलता है, या कोई नहीं। राजस्थान में तांबा
कहाँ पे मिलता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। जो भी बच्चा राजस्थान में तांबा खेतड़ी कर रहा है वो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाता है, मतलब इसका आंसर होता है वो है बी है। जो भी बच्चा बी आंसर कर रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी के घनत्व का जिला था। तो आपको यहाँ पे बताना है राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा आबादी वाला घनत्व वाला जिला कौन सा था। श्रीगंगानगर था, अलवर था, भरतपुर था, जयपुर था। 1991 की जनसंख्या के अनुसार आपको बताना है। जो भी बच्चे यहाँ पे जयपुर बता रहा है, डी बता रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट होता है। मतलब राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा था, तो वो जयपुर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं, जो कि है राजस्थान में आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है। कि राजस्थान में जो आबादी है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है वो आपको बताना है। कोटा होगा, बीकानेर होगा, अजमेर होगा, जोधपुर होगा। आपको यहाँ पे कमेंट में आंसर कर देना है। कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। जो भी बच्चे यहाँ पे जोधपुर आंसर दे रहा है, राजस्थान में आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जोधपुर है। अब आपके जो प्रश्न आता है एड्स किससे संबंधित है। कि एड्स होता है जो HIV होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक जो रोग होता है HIV होता है, HIV जो कि HIV बीमारी से संबंधित है। बीमारी है, खेल है, स्वायत्तशासी संस्था है या गैर सरकारी है। तो आपको बताना है कि एड्स किससे संबंधित है। जो भी बच्चा यहाँ पे डी मतलब जो यहाँ पे बीमारी आंसर दे रहा है एड्स किससे संबंधित है, तो एड्स एक बीमारी होती है जो कि आपको सभी को पता होगा। HIV इसका जो है रोग होता है HIV, तो आपको ये याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक आबादी घनत्व पाया जाता है, तो आपको बताना है। अलवर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो आपको कमेंट में अंदर आंसर दे देना है। यहाँ पे जो भी बच्चा जयपुर आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। जो भी यहाँ पर जयपुर आंसर दे रहा है, बी आंसर दे रहा है राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, तो वो जयपुर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि वर्तमान राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। जो राजस्थान है उसका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आओ आपको बताना है। जॉर्ज फ्रियस्टन, जेम्स टॉड, पी लॉरेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वर्तमान में राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किसने किया। जो भी बच्चा यहाँ पे जेम्स कर रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे जेम्स कर रहा है वो करेक्ट हो जाता है। राजस्थान का किसने उपयोग किया था, जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जो भी बी आंसर कर रहा है वो करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। जो राजस्थान है उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला कौन सा है। जालौर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है ना, उसके अंदर कौन सा जिला स्थित है, तो आपको बताना है। जब जालौर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। आपको इनमें से आंसर बताना है। जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। मतलब बीकानेर था जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। बी आंसर है इसका करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गार्डगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है। जो गार्डगिल फॉर्मूला होता है वो किससे संबंधित है, वो जो कि आपको बताना है। जल संसाधन से है, वित्तीय संसाधन से है, या अंतर्राष्ट्रीय शांति से, वैज्ञानिक खोज से है। गार्डगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है, तो वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो गार्डगिल जो भी यहाँ पर बी आंसर दे रहा है वित्तीय संसाधन, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मतलब गार्डगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है, वित्तीय संसाधन से हो जाता है। जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ,
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भाग के किस भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो वो आपको बता देना है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित है या पश्चिम में, मध्य में, उत्तर पूर्व में? राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? कमेंट में आपको आंसर दे देना है। जो भी यहाँ पे उत्तर पश्चिम बता रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो जो भी यहाँ ए दे रहा है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब आपको यहाँ पे बताना है, देश की कुल ऊर्जा कितनी प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योग में खपत होती है? मतलब देश की कुल ऊर्जा की कितनी प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योग में खपत होती है? आपको बताना है कि देश की कुल ऊर्जा की कितनी प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योग में खपत होती है। 30 होती है, 50 होती है, 60 होती है या 25 होती है? जो भी बच्चा यहाँ पे 25 आंसर दे रहा है, डी आंसर दे रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की झील कौन सी है? तो आपको कमेंट के अंदर आंसर दे देना है। जय संबंध है, राज संबंध है, या सांबर झील है, कोलायत है? राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की झील कौन सी है? तो आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है। जय संबंध, राज संबंध, सांबर झील या कोलायत? आपको यहाँ पे कमेंट के अंदर आंसर दे देना है। जो भी बच्चा जय संबंध दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। मतलब राजस्थान की जो सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की झील कौन सी है? तो वो जय संबंध हो जाता है। जो भी बच्चा यहाँ पे आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि गागरोन का किला किसके पास स्थित है? जो कि हमने कल 7:30 बजे की थी, अपनी जो शॉर्ट नोट्स की क्लास आती है उसके अंदर गागरोन का किले के बारे में बात की थी। कोटा में स्थित है, बूंदी में स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है या झालावाड़ में स्थित है? आपको यहाँ पे बताना है कि गागरोन का किला किसके पास स्थित है। जो भी बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहा है, झालावाड़ दे रहा है, गागरोन का किला किसके पास स्थित है? तो वो झालावाड़ हो जाता है। जो भी बच्चा यहाँ पे डी आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है कि गागरोन का जिला झालावाड़ में स्थित है। जो गागरोन का किला है वो झालावाड़ में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान की है सबसे बड़ी मिट्टी पानी की रजवाड़ा के समीप बनी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की रजवाड़ा के समीप बनी कृत्रिम झील है रिडमल, सरिस्का, रामगढ़ और जयसमंद। आपको बताना है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की रजवाड़ा के समीप बनी कृत्रिम झील कौन सी है? जो कि हमने पहले भी आंसर दे दिया था, इसका आंसर होगा जयसमंद झील। जो सबसे बड़ी झील होती है वहीं अंतःप्रवाह झील होती है, वहीं सबसे बड़ी कृत्रिम झील होती है। मतलब जो रजवाड़ा के पास समीप बनी जो कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील हमारा आंसर हो जाता है। जो डी आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट हो जाता है। जो भी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं जयसमंद झील, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर था ना, उनकी अधीनता स्वीकार की थी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की थी? राव कल्याण महल, राम मालदेव, भारमल या रायसिंह? आपको यहाँ पे बताना है कि किसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो जो भी बच्चा यहाँ पे डी आंसर, मतलब जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है भारमल, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मुगल सम्राट अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की थी सर्वप्रथम? तो वो भारमल यहाँ इसका आंसर होता है। जो भी सी बच्चा आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जयपुर नगर की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो वो आपको बताना है। 28 नवंबर 1727 में, या 18 दिसंबर 1727, या 18 नवंबर 1727, या 18 नवंबर 1729? जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है 18 नवंबर 1727, उसका आंसर ये करेक्ट हो जाता है। मतलब जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रामसर साइट होती है ना, उसके बारे में है। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुए। रामसर कन्वेंशन होती है ना, उसके द्वारा वेटलैंड घोषित हुए थे। केवलादेव गाना हुए थे, सांबर झील हुए थे, ए व बी या
कोई नहीं। आपको बताना है कि रामसर साइट के अनुसार राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुई, तो आपको यहाँ पे बताना है। केवलादेव गाना और सांबर झील, तो आपको जो भी बच्चा सी आंसर दे रहा है, मतलब केवलादेव गाना और सांबर झील, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है वो सी हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है, चौथा है, पांचवा है, दूसरा है। राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से स्थान बताना है कि कितना स्थान ये रखता है राजस्थान। जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है, मतलब जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है पांचवा, तो वो करेक्ट हो जाता है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान कितना है, पांचवा है। तो जो भी बच्चा सी आंसर दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान में राज्य में सामान्य स्टेटस समायोजित के अनुसार ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी की दर है। तो ग्रामीण पुरुषों की जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी है, 5.4, 1.3, 1.9, 5.2। जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है 1.9, वो करेक्ट हो जाता है कि राजस्थान में राज्य में सामान्य स्टेटस के अनुसार ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी की दर 1.9 है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है। जो कालीबंगा है वो किस जिले में स्थित है, पीलीबंगा है वो कहाँ स्थित है। चूरू में, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में या बीकानेर में। हाँ, तो आपको जो भी बच्चे यहाँ पे बी आंसर दे रहे हैं हनुमानगढ़, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है, तो वो हनुमानगढ़ हो जाता है। मतलब जो भी बच्चा यहाँ पे हनुमानगढ़ दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कालीबंगा और पीलीबंगा कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अब जो कि आपके सभी को पता होगा, वो क्वेश्चन आने आ गया है। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो वो आपको बताना है कि भारत का संविधान कब हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1949 को, 10 अक्टूबर 1956 को, या 26 जनवरी 1950 को। जो भी बच्चा यहाँ पे, हाँ, जो भी बच्चा यहाँ पे डी आंसर दे रहा है 26 जनवरी 1950, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है युवक युवती के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु का युग्म है। लड़का और लड़की की कितनी आयु होनी चाहिए, वो आपको बताना है कि विवाह के समय उनकी आयु कितनी होनी चाहिए। 20 से 25, 21 से 18, या 21 से 16, या 21 से 25। तो जो भी बच्चा यहाँ पे, हाँ, जो भी बच्चा बता रहा है कि 21 और 18, मतलब लड़की की आयु 21 और लड़की की आयु 18 होनी चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम किसने लिखा। वंदे मातरम किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या एनी बेसेंट ने। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र ने क्या लिखा है, वंदे मातरम लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, जनगण मन। तो आपको याद रखना है कि जनगण मन किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान की रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब हम बढ़ते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आपको अब कमेंट के अंदर आंसर बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद है उसका नारा किसने दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने, या भगत सिंह ने, या मोहम्मद इंकलाब ने, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है भगत सिंह, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। आपको बताना है कि जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब चलाया था। सन 1920 ईस्वी में, सन 1921 में, सन 1919 में, सन 1923 में। असहयोग आंदोलन कब चलाया था,
जो भी बच्चे यहाँ पे ए आंसर दे रहा है 1920, वो करेक्ट हो जाता है कि असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में चलाया था। और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो जो भी बच्चे यहाँ पे ए आंसर दे रहा है 1920, वो करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था वो कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1938, 12 मई 1921, 30 मार्च 1948। आपको बताना है कि दांडी मार्च प्रारंभ कब हुआ था। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे ए आंसर दे रहे हैं 12 मार्च 1930, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दांडी मार्च की प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है संविधान में सुप्रीम कमांडर कहाँ है? मतलब जो संविधान में सुप्रीम कमांडर कहा गया है, किसे कहा गया है? तो आपको बताना है रक्षा मंत्री को कहा गया है, राष्ट्रपति को कहा गया है, या प्रधानमंत्री को, या फील्ड मार्शल को। आपको बताना है कि संविधान में सुप्रीम कमांडर किसे कहा गया है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे बी आंसर कर रहा है राष्ट्रपति को, तो संविधान में सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को कहा गया है, वो करेक्ट हो जाता है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे बी आंसर दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय स्तंभ बनाया गया था। तो आपको बताना है कि विजय स्तंभ कहाँ बनाया गया था। मतलब जो विजय स्तंभ था किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था, महाराणा प्रताप ने, जयमल पत्ता ने, या बनवीर ने। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? आपको यहाँ पे आंसर बताना है। जो भी बच्चे यहाँ पे महाराणा कुंभा बता रहे हैं, ये आंसर बता रहे हैं महाराणा कुंभा, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो महाराणा कुंभा इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का पहला युद्ध था वो कब हुआ था? तो वो आपको यहाँ पे बताना है। 1526 में, 1527 में, 1726 में, या 1676 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। जो भी बच्चे ये आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाएगा कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो कांग्रेस था उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको यहाँ पे बता देना है। गंगाधर तिलक ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, एओ ह्यूम ने, या व्योमकेश चंद्र ने। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। आपको बता देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पे एओ ह्यूम दे रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं को राखी का प्रस्ताव किसने भेजा था? उस रानी का नाम बताना है कि हुमायूं को राखी भेजी थी। रानी का नाम बताना है कि कौन सी रानी थी वो उसने। यहाँ पे आडार रानी ने, कर्मावती ने, पद्मिनी ने, उर्मिला ने। हुमायूं को किसने राखी भेजी थी? हुमायूं को किसने राखी भेजी थी? हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे बी आंसर दे रहा है कर्मावती ने, तो वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हुमायूं को कर्मावती ने राखी भेजी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि राजस्थान जी के संबंधित है। राठौर वंश का प्रथम बड़ा शासक था। राव चुंडा था, राव रणमल था, मोकल था, राजा बारमल थे। राठौर वंश का प्रथम बड़ा शासक था। जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है राव चुंडा, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। राठौर वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? तो वो राव चुंडा हो जाते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे राव चुंडा दे रहे हैं वो यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख सेरेदारी है। कि राजस्थान का प्रमुख एकीकरण किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हीरालाल शास्त्री ने, सरदार पटेल ने, माउंटबेटन ने। तो सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान राजस्थान के एकीकरण में, तो वो आपको बता देना है। राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा प्रमुख जो था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजस्थान का एकीकरण करने में किसका सेरेदारी है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भी आंसर सी दे रहे वो बच्चा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था राजस्थान के एकीकरण में। आपको बताना है चित्तौड़गढ़ के शासक वंश का नाम था। यहाँ पे चित्तौड़ के शासक वंश का नाम बताना है।
गुहिल था, चौहान थे या गढ़वाल थे या राठौर थे। चित्तौड़गढ़ के शासक वंश का नाम बताना है कि क्या क्या थे, कौन से वंश से थे वो। जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है गुहिल वंश, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चित्तौड़ के शासक गुहिल वंश से थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जयपुर में जोधपुर की स्थापना का सही युग्म है। जयपुर और जोधपुर था, उसका सही युग्म बताना है कि जयपुर और जोधपुर की स्थापना का सही युग्म बताना है। कब हुआ था इनकी स्थापना? 1715 में या 1590 में, जयपुर 1727 में, जोधपुर 1559 में। तो आपको बताना है 1815, 1698, 1815 या 1398। जयपुर कब हुआ, जोधपुर की स्थापना कब हुई, तो वो सही युग्म आपको बताना है। जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है 1727 से 1759, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जयपुर व जोधपुर की स्थापना का सही युग्म कौन सा होता है? 1727 और 1759, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि राजस्थान में संभाग जिलों की संख्या है। मतलब जो राजस्थान है उसमें संभाग और जिलों की संख्या का सही क्रम बताना है, जो कि अभी अभी चेंज हुए थे। 8 34 है, 6 33 है, 6 32 है या 10 50 है। संभाग कितने हैं और जिले कितने हैं? हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं 10 से 50, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। राजस्थान में संभागों कितने? 10। जिले कितने हैं? 50, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान की प्रसिद्ध कर्ण भक्त। जो कृष्ण भक्त थे वो कवित्री कौन थी? राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री का नाम बताना है। सोजाबाई थी, मीराबाई थी, रामाबाई थी या डोलीबाई थी? सबसे फेमस कृष्ण भक्त कवित्री कौन सी थी? तो वो जो भी बच्चा यहाँ पे बी आंसर दे रहा है, बी मीराबाई, तो वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री कौन थी? तो वो मीराबाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आता है, जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था। तो जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से कब, तो जो मतलब अंग्रेज थे उससे कब समझौता किया था जयपुर राज्य ने, बताना है आपको। सन 1803 में, सन 1810 में, सन 1801 में, सन 1830 में। जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से कब समझौता किया था? तो जो भी बच्चे यहाँ पे ए आंसर दे रहा है सन 1803, तो वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से कब समझौता किया था? तो वो 1803 ईस्वी हो जाता है, आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 30 मार्च 1949 की इसकी राजधानी कहाँ थी? मतलब राजस्थान का जब बंटवारा हुआ था, राजस्थान की स्थापना हुई थी, तो आपको बताना है 30 मार्च 1949 को इसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी, बीकानेर थी, अजमेर थी, डेगाना थी? तो जब मतलब राजस्थान की राजधानी बताना है कि कौन सी है। जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है, जयपुर आंसर दे रहा है कि विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय जयपुर इसकी राजधानी थी, तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भी बच्चा यहाँ पे ए दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? तो आपको बताना है कि कौन सा मुगल बादशाह था सलीम सलीम के जन्म के समय पैदल चलकर पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था, तो आपको बताना है। शेख मोहम्मद चिश्ती अजमेर, बाबा नहर पीर या शेख सलीम चिश्ती आगरा, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली? जो भी बच्चा यहाँ पे आंसर दे रहा है शेख मोहम्मद चिश्ती अजमेर, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख मोहम्मद चिश्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा ये आंसर दे रहा है वो करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि राजस्थान में सागर की किस नदी तट पर स्थित है? जो सागर है वो किस नदी तट पर स्थित है, तो आपको बताना है। राजस्थान में सागर किस नदी तट पर स्थित है? बनास है, लूणी है, मेजा है या डूड है? राजस्थान में सागर किस नदी तट पर स्थित है? बनास है, लूणी है, मेजा है या डूड है? जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है बनास, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान में सागर किस नदी तट पर स्थित है? तो वो बनास नदी हो जाता है। बनास नदी पर स्थित राजस्थान नदी तट है, ओके, आपको याद रखना है। जो भी बच्चे ये आंसर दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाता है।
जयपुर को कहा जाता है? पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पश्चिम का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत का पेरिस कहा जाता है, लोई कहा जाता है। कल हमने शॉर्ट नोट्स में भी इसकी बात की थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, 7:30 बजे इसकी क्लास आती है। जयपुर को कहा जाता है तो आपको बताना है क्या कहा जाता है। जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर दे रहा है भारत का पेरिस, तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एशिया की दूसरी झील में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो वो झील आपको बताना है कि कृत्रिम झील कौन सी है। राजसमंद झील है, नक्की झील है, मानव निर्मित झील बताना है, जयसमंद झील है या कायलाना झील है। जो मानव निर्मित झील है वो आपको बताना है यहाँ पे। जयसमंद झील आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि सी आंसर है। जो भी बच्चे यहाँ पे सी आंसर दे रहा है जयसमंद झील, जो कि सबसे बड़ी झील है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मिट्टे पानी की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील के बारे में आपको बताना है कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। जयसमंद झील है या राजसमंद झील है, पुष्कर झील है, जो या सिलीसेड झील है। अपने पहले कृत्रिम झील की थी, जो कि मानव निर्मित थी। अब प्राकृतिक झील है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे पुष्कर झील आंसर दे रहा है वो करेक्ट हो जाता है। जो भी बच्चे यहाँ पे राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील पुष्कर झील बता रहा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा युग में गलत है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, गलत युग में बताना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर ढूंढाड़, अजमेर मारवाड़, झुंझुनू शेखावटी। आपको बताना है कि डूंगरपुर को बांसवाड़ा कहा जाता है या जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता है, अजमेर मारवाड़, झुंझुनू शेखावटी। आपको बताना है कि डूंगरपुर को बांसवाड़ा कहा जाता है या जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता है, इसमें से कौन सा गलत है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे ए आंसर दे रहा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि डूंगरपुर को बांसवाड़ा नहीं कहा जाता है। जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता है, सही है। अजमेर को मारवाड़, झुंझुनू को शेखावटी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भी बच्चा ये आंसर दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नौलखा सागर किस जिले में स्थित है। आपको नौलखा सागर किस जिले में स्थित है ये बताना है। बूंदी में स्थित है या उदयपुर में या जयपुर में या जोधपुर में। नौलखा सागर किस जिले में स्थित है तो आपको बताना है। जो भी बच्चा यहाँ पे ए आंसर दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नौलखा सागर किस जिले में स्थित है तो वो बूंदी हो जाता है। बूंदी आपको करेक्ट आंसर हो जाता है। नौलखा सागर किस जिले में स्थित है तो बूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अपने क्वेश्चन की तरफ। गग्गर नदी सागर मतलब जो गग्गर नदी है राजस्थान राज्य से निकलकर चली जाती है। आपको बताना है गग्गर नदी राजस्थान राज्य से निकलकर चली जाती है, तो वो आपको बताना है कहाँ से चली जाती है। कच्छ के रण में से या बीकानेर में से या लूणी नदी में से या बहावलपुर जिला पाकिस्तान में। गग्गर नदी राजस्थान की किस नदी से निकलती है, तो आपको बताना है कि राज्य कौन सा है, उस राज्य से होकर निकलती है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहा है बहावलपुर जिला पाकिस्तान, तो वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बहावलपुर पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान की कार्यपालिकी जिले किस सागर के अवशेष है। आपको बताना है कि राजस्थान की कार्यपालिकी जिले किस सागर के अवशेष है। लाल सागर के है, हिंद महासागर के है, तैतीस सागर के है या जंगल सागर के है। आपको बताना है कि राजस्थान की कार्यपालिकी जिले किस सागर का अवशेष है, तो आपको यहाँ पे बता देना है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे तैतीस सागर बता रहा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा यहाँ पे सी आंसर बता रहा है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी तैतीस सागर इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान की कार्यपालिकी जिले तैतीस सागर के होकर निकलती है, मतलब उसका अवशेष है, तैतीस सागर के अवशेष है। अब आपको बताना है कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है। आपको राज्य में वन बताने कितने प्रतिशत है। 8.63, 25.40, 26% या 9.21%। तो आपको बताना है कितने परसेंट है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहा है 9.51%, तो उसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के संपूर्ण कृषि योग्य
क्षेत्र का राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र प्रतिशत है? 15%, 3%, 10.4%, 11%। देश का कितने कृषि योग्य क्षेत्र का राजस्थान में कृषि योग्य क्षेत्र प्रतिशत है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। हाँ, जो भी बच्चा यहाँ पे 11% बता रहा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ये राजस्थान में बिल्लों का कुंभ मेला कहाँ कहलाता है? राजस्थान में बिल्लों का कुंभ मेला कहलाता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। आहड़ माता का मेला, आसपुर का शिव मेला, बेणेश्वर शिव मेला या बांसवाड़ा बसंत पंचमी, तो आपको बताना है कि राजस्थान में बिल्लों का कुंभ मेला कहलाता है। हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पे सी आंसर दे रहा है बेणेश्वर शिव मेला, तो वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन किए हैं वो आपके सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे। सी जो भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराऊँ वो आपकी सीईटी के अंदर ज़रूर छपेंगे, तो आपको ये क्लास लेना ज़रूर हो जाती है। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।